ओली कियल की सारी एक 17 वर्षीय फिनिश लड़की थी जिसकी 1953 में हत्या फिनलैंड के इतिहास में सबसे कुख्यात मामलों में से एक बन गई। ईशोजोकी नाम के जगह में उसकी हत्या अभी तक अनसुलझी है। ओली कायल की साड़ी को आखिरी बार 17 मई 1953 को जीवित देखा गया था। वह मेरी करविया में एक प्रार्थना सभा से ईशोजोकी स्थित अपने घर साइकिल से जा रही थी जब ऐसा माना जाता है कि उस पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हत्यारे का मकसद यौन संबंध हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। हालांकि इस अपराध को मीडिया का उल्लेखनीय ध्यान मिला, लेकिन हत्यारे की कभी पहचान नहीं की गई। काइलिकी के अवशेष 11 अक्टूबर 1953 को एक दलदल में पाए गए थे। उसकी साइकिल अंत में एक दलदली क्षेत्र में पाई गई थी। 25 अक्टूबर को ईशोजोकी चर्च में अंतिम संस्कार सेवाएं आयोजित की गई। अनुमानित 25,000 लोगों ने भाग लिया। मामले में मुख्य संदिग्ध एक पल्ली पुरोहित काउलो कानेर्वो था, जिसकी कई वर्षों तक जांच की गई। कानेर्वो अपने लापता होने से 3 सप्ताह पहले मेरिक्वेरिया चली गई थी और बताया गया था कि वो कियलिकी के लापता होने की शाम को उस क्षेत्र में थी। एक जांच से पता चला कि कानेर्वो पार्टी के डीन थे और उन्होंने देर रात तक पादरी के घर में समय बिताया था। अपने समय के 20 मिनट के अलावा अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि पुजारी के पास ईशोजोकी मेरिक्वेरिया से लगभग 60 किलोमीटर दूर जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पास ड्राइवर का लाइसेंस या ऑटोमोबाइल नहीं था। दूसरा संदिग्ध हंस असमन था। कथित केजीबी जासूस को संदिग्ध हंस असमन की पत्नी ने बताया कि हत्या के समय उनके पति और उनका ड्राइवर ईशोजोकी के पास थे। असमान के पास हल्के भूरे रंग की ओपल भी थी, उसी प्रकार की कार जिसे कई गवाहों ने हत्या स्थल के पास देखा था। असमन की पत्नी ने यह भी बताया कि हत्या की शाम जब उसके पति घर लौटे तो उनका एक मोजा गायब था और उनके जूते गीले थे। कार में डेंट भी थे। कुछ दिनों बाद दोनों व्यक्ति कथित तौर पर फिर से चले गए, लेकिन इस बार वे अपने साथ एक फावड़ा लेकर आए। 1997 में असमन ने कथित तौर पर एक पूर्व पुलिस अधिकारी मैटी पालोरो के सामने अपराध में अपनी संलिप्त कबूल की और सारी की मौत की जिम्मेदारी ली। असमन ने दावा किया कि मौत एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना के कारण हुई जब उनकी कार उनके ड्राइवर द्वारा संचालित सारी से टकरा गई। ड्राइवर की संलिप्त के सबूत छुपाने के लिए दोनों लोगों ने मामले को हत्या का रूप दे दिया। मैटी पालोरो के अनुसार असमन ने अपनी मृत्यु शैया पर कहा था, हालांकि एक बात मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ, क्योंकि यह सबसे पुरानी है और एक तरह से यह दुर्घटना थी जिसे छिपाना पड़ा, अन्यथा हमारा यात्रा का खुलासा हो गया होता। हालांकि मेरे दोस्त एक अच्छा ड्राइवर था, दुर्घटना अपरिहार्य थी। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तीसरा संदिग्ध विहितोरी लेहमुस्टिवा लंबे समय तक मानसिक अस्पताल में थे और 1967 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका मामला रद्द कर दिया गया। पुलिस ने आमतौर पर जिस व्यक्ति को हत्यारा माना था वो उस समय हत्या स्थल के 1-2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला 38 वर्षीय ईशोजोकी निवासी था। 1940 के दशक में लेहमुस्विता को एक यौन अपराध का दोषी पाया गया और उसे मानसिक बीमारी होने का पता चला था। पुलिस को संदेह था कि लेहमुस्विता को अपराध को छुपाने में 37 वर्षीय जीजा से सहायता मिली थी, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। लेहमुस्विता और उनके बहनोई दोनों स्थानीय इलाके को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जहां ओली कियल की साड़ी मिली थी वहां से 50 मीटर की दूरी पर उनका एक सामान्य कार्य क्षेत्र था। खेत में एक फावड़ा था जिसका उपयोग कब्र खोदने के लिए किया गया था। लेहमुस्विता की माँ और बहन ने उसे हत्या की शाम के लिए बहाना देते हुए कहा कि वो भारी शराब पीने के बाद 7 बजे तक बिस्तर पर था।
जब लेह मुस्पिता से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि औली कियल की सारी अब जीवित नहीं है और उसका शव कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए अपना बयान वापस ले लिया कि उन्हें गलत समझा गया। 1953 की शरद ऋतु में लेह मुस्पिता और उनके बहनोई से पूछताछ की गई। इस घटना के तुरंत बाद सेंट्रल ओस्ट्रोबोथनिया और फिर स्वीडन चले गए। जब लेह मुस्पिता इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में थे तब उनसे दोबारा पूछताछ की गई, लेकिन जब उनका व्यवहार अजीब और भ्रमित हो गया, उनके डॉक्टर ने साक्षात्कार को रोक दिया और इसी तरह औली कियल की साड़ी की हत्या अनसुलझी रह गई।